स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं? झमाझम। चलो मालिक, हम लोगों ने अपने एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए। ये तो देख लिया कि एग्जाम का लेवल क्या है। लेकिन आईसीएआई आपको किस लेवल का स्टूडेंट देखना चाहता है वो आपको पता पड़ता है आरटीपीज देखकर। और वैसे भी देखो, मैं कई बार बोल चुका हूं कि आरटीपी मतलब एग्जाम का खजाना है, जहां से कभी ना कभी एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो भैया अपन अफोर्ड कर ही नहीं सकते, प्लेज में खड़े हैं तो भी अफोर्ड तो कर ही नहीं सकते कि सर ने बस एग्जाम के क्वेश्चन करा दिए और दैट्स इट। जबकि असली टेक्निकल क्वेश्चंस तो आपके आरटीपी में पड़े हुए हैं। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। मैंने आप लोगों के लिए उठाया है मई 18 आरटीपी का क्वेश्चन। अभी आपको नहीं मिलेगा वेबसाइट पर। वेबसाइट पर मैक्सिमम 4 आरटीपी मिलती हैं और ये आरटीपी हट चुकी है। और शानदार क्वेश्चन है दोस्त, शानदार क्वेश्चन। देखो मजा आ जाएगा पढ़ के। चलो देखते हैं। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज एट 31 मार्च 17 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ XYZ। भैया ये लेजर्स के बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करें किताबों से, तो इसका मतलब दिस इज द ट्रायल बैलेंस। हाँ, लेकिन ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में नहीं दिया, इन्होंने बस खातों के बैलेंसेस उठा के दे दिए। इसी को अगर आप सजा के लिखोगे तो ये ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। अब पता नहीं टैली होगा कि नहीं होगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो बनेगा। ठीक है, तो उसमें लिखा है प्लांट मशीन दैट इज 19,550, फर्नीचर फिटिंग, बैंक ओडी, कैपिटल, ड्रॉइंग, परचेस, ओपनिंग स्टॉक, ओके, बेजेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कौन सा? ओपनिंग, ओके। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कौन सा? ओपनिंग। सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, कौन से? क्लोजिंग। बेड डेट, इसका मतलब ये हुआ कि डेटर खाते में ऑलरेडी आप बेड डेट की एंट्री पास कर चुके हैं, तभी तो आज वो खाता जीवित हुआ। अगर बेड डेट की एंट्री पास नहीं करी होती तो किताबों में इस खाते के अवशेष, नामो निशान नहीं मिलता। तो ये है, इसका मतलब एंट्री पास हुई है। और एंट्री पास होती क्या है बेड डेट की? बेड डेट टू डेटर, यानी आपकी जो डेटर हैं ये ऑलरेडी बेड डेट चार्ज करने के बाद के हैं। चलो और आगे बात करते हैं। बेड डेट रिकवर, सरकार ये क्या होते हैं? लेकिन ये सब बहुत अच्छे लोग थे, इन्होंने अपने पैसे खाए थे, इनको रात को नींद ही नहीं आती थी, दिन में चैन नहीं मिलता था, इनको बदहजमी नहीं हुई थी, इन्होंने मेरे पैसे खाए थे तो इनको सुकून ही नहीं मिलता था। मेरी हाय लगी थी, हाय हाय, हाँ हाय लगी थी। तो एक दिन ये आए, बोले बर्दाश्त नहीं होता सर, आप अपने 450 रुपये लो। तो मैंने कहा बापड़े, तू 450 रुपये के लिए नींद खराब कर रहा था, पहले ही दे जाता। बोले सर पहले अकल नहीं थी ना, चलो अब दे गया। अच्छा बताओ, जब ये पैसे दे के गया तो इस प्राणी का नाम क्या हमारे उस डेटर के खाते में था? नहीं, हमने उसको अपने जहन से, वजूद से निकाल दिया था और उस समय एंट्री पास करी होगी बेड डेट टू डेटर, मतलब डेटर खाते से अभी नहीं है, डेटर खाते में अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पैसा आया है। अब पैसा आया है तो आप लिखोगे क्या? कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन क्रेडिट में इस व्यक्ति का नाम तो आपके खातों में है ही नहीं, क्योंकि आपने तो उसको बैड मान के लाभों पे चार्ज कर दिया था। तो आज ये जो नुकसान हो गया था, अब ये नुकसान वापस से रिकवर हो रहा है। तो आप इसे क्या बोलोगे? बेड डेट रिकवर। तो एंट्री क्या हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर टू BDR, यानी ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, किताबों में आ चुका है, अब तो बस आपको इसको चार्ज करना बाकी है। तो मालिक, आपने जब बेड डेट अर्लियर वंस अपॉन अ टाइम चार्ज किया होगा इस व्यक्ति का, तो आपने पेनल डेबिट किया था। तो आज जब उस नुकसान की रिकवरी हुई तो उसी पेनल को क्रिएट करो जहां पे इसे अर्लियर डेबिट किया गया था, यानी जहां पे इसको गड़ाया गया था वहीं से तो गड़े मुर्दे बाहर निकलेंगे। यस, तो क्रेडिट करेंगे पेनल अकाउंट में और उस समय आपकी एंट्री होगी बेड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट, BDR अकाउंट डेबिट टू पेनल अकाउंट क्रेडिट। चलो और आगे बढ़ते हैं। सैलरी, सैलरी पेबल, ओहो ओहो ओहो, बेहतरीन बात। ट्रायल बैलेंस के अंदर, बुक्स के अंदर सैलरी पेबल अकाउंट दिख रहा है, इसका मतलब एक ही है कि आपका जो अकाउंटेंट है वो थोड़ा समझदार है। अच्छा अकाउंटेंट हायर किया है अपन ने, उसने बकायदा सैलरी आउटस्टैंडिंग की भी एंट्री पास कर ली है। यानी अब आपको इसका सिर्फ एक इफेक्ट देना है। याद करो, अगर यही इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के नीचे होती तो इसका मतलब क्या होता कि हमने तक आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री पास नहीं करी, तो जब एंट्री पास करते तो खर्चा भी बढ़ता और लायबिलिटी भी बढ़ती। अब दोस्तों देखो, ऐसा है, अगर यही बात आपके ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखी होती तो इसके 2 इफेक्ट होते। एक, यार लायबिलिटी बढ़ जाती और खर्चा भी बढ़ता, लेकिन लायबिलिटी तो अभी भी है, अब बढ़ नहीं रही क्योंकि वो ऑलरेडी बुक हो गई है, और खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी का खर्चा आप ऑलरेडी सैलरी खाते में पास कर चुके हैं। क्योंकि जब आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री पास करी तो एंट्री करी क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और वो जो पे हो गई उनके लिए क्या करी होगी? सैलरी डेबिट टू कैश, यानी आपका जो सैलरी अकाउंट है उसमें
पेड भी आ चुकी है और आउटस्टैंडिंग भी आ चुकी है। अब तो बस आपको सिर्फ पे करना बाकी है, और चूंकि आपने इस साल के अंत तक उसको पे नहीं करा, इसलिए वो बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी अपीयर होगी। चलो मालिक, और आगे पढ़ते हैं। प्रीपेड रेंट और रेंट, ओहो आहा, तो मतलब बड़ा समझदार अकाउंटेंट मिला अपने को। इसने तो मतलब प्रीपेड रेंट की भी एंट्री कर ली, यानी आपका ये जो रेंट खाता है इसमें प्रीपेड रेंट ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो कृपया करके, मेहरबानी करके ज्यादा दिमाग मत लगाना, ओ बोले ये रेंट, ये प्रीपेड रेंट माइनस कर दो। अरे ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर प्रीपेड रेंट दिख रहा है तो वो पैदा कहां से हुआ? रेंट खाते से। एंट्री क्या करते हो? सोचो, अच्छा याद करो, अगर यही डेटा नीचे लिखा होता तो आप क्या करते हैं कि सरकार हमारे खर्चों में एक खर्चा ऐसा शामिल है जिसका हमको बेनिफिट अगले साल मिलेगा, जिसको हम टेक्निकली प्रीपेड बोलते हैं, इसलिए हम उस खर्चे को कम करेंगे और एक असेट्स पैदा करेंगे जिसका नाम है प्रीपेड रेंट अकाउंट। लेकिन आपका अकाउंटेंट और समझदार निकला, सियाना था वो, उसने पहले ही एंट्री कर दी। तो यानी आपकी जो ट्रायल बैलेंस में रेंट दिख रहा है, ये रेंट आफ्टर एडजस्टमेंट और प्रीपेड रेंट है। अब आप चुपचाप से इस खाते को उठाओ और पीएल में चार्ज कर दो, जबकि प्रीपेड रेंट को आप लेके जाओ बैलेंस शीट में। बॉस, मैं तो इस क्वेश्चन को बोल रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना अच्छा क्वेश्चन, इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है वो आपके एक ही बार में। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो तो निपटेगा इस क्वेश्चन में, और ये आएगा कितने का? सीधे 20 मार्क्स का। और अपने देखा था कि 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, चलो और आगे पढ़ते हैं। अच्छा जा रहा है क्वेश्चन, और आगे पढ़ते हैं। कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। तो कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट खर्चा कहां जाएगा? अरे यार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कहां जाएगा सरकार? सेल्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कैश इन हैंड एसेट है, नहीं तो आप उसको खर्चा मान लो। आप क्या पागल समझ के रखा है क्या हमको सर? और कैश एट बैंक बैलेंस शीट आइटम, ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल आइटम, और इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, क्या लिखा है भैया? पेड। अब मालिक जैसे इसने लिखा पेड तो उससे वही दिमाग में आया, मतलब ड्यू अलग होता है और पेड अलग होता है। ये पेड है तो पक्का है कि कुछ ना कुछ एक्रू और हुआ होगा, तो उसमें से हमने कुछ पे कर दिया और कुछ पे करना बाकी है, यानी यहां पर इसका एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये शब्दों को पहचानो, अगर इन शब्दों को पहचान गए तो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे और पूरे पूरे 20 नंबर 10 नंबर आपको देकर जाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन 20 नंबर वाला क्वेश्चन है। चलो अब पढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में 7 पॉइंट्स हैं और बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं, एक एक करके उनको डील करते हैं। पहला, परचेसेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न। यहां अकाउंटेंट की ज्यादा समझदारी फेल हो गई। भैया परचेस में सेल रिटर्न थोड़ी होता है, ऑल्दो 2 बुक्स हैं, एक परचेस रिटर्न बुक होती है, एक परचेस बुक होती है। भाया को शायद कुछ गलतफहमी हो गई, भाई को कुछ गलतफहमी हो गई, उसने लिखना था कहां पे? सेल रिटर्न बुक में, और लिख कहां दिया? परचेस बुक में। हालांकि इससे आपके ट्रायल बैलेंस को अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परचेस का डेबिट बैलेंस होता है, सेल का क्रेडिट बैलेंस। तो सेल का अगर क्रेडिट तो उसका उल्टा, सेल रिटर्न डेबिट बैलेंस, यानी घुमा फिरा के डेबिट तो सही हो गया, मतलब डेबिट साइड तो एंट्री हो गई, बस जो खाता था वो गलत हो गया। तो इससे अंतर क्या पड़ा? अच्छा, क्यों अंतर क्यों नहीं पड़ेगा? अंतर तो पड़ेगा ना मालिक, सही प्रेजेंटेशन में तो मैटर करता है। नहीं तो तुम तो सारे खाते हटाओ, सारी चीजें एक साथ एक खाते में लिख दो डेबिट, अंतर नहीं पड़ रहा तो पड़ता है ना अंतर। खातों का क्लासिफिकेशन, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, फिर ट्रेड से रिलेटेड है तो इन्वेंट्री कॉस्ट का हिस्सा बनता है। अगर इनडायरेक्ट होता तो ये पीएनएल में आता है तो डेबिट, लेकिन अंतर कितना पड़ गया? तो डेफिनेटली हमें सही अकाउंटिंग जरूरी है। तो मालिक अब आपके परचेज में शामिल है सेल्स रिटर्न। सर ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे थोड़ी चलेगा ना दीदी, तो ठीक करना पड़ेगा, इसको करेंगे ठीक। अच्छा, परचेज में शामिल है और सेल्स रिटर्न था एक्चुअली, तो रिवर्स करोगे क्या करोगे? सरकार सिंपल तो है, परचेस बढ़ी हुई है, परचेस का होता है डेबिट बैलेंस, तो परचेस करना है कम करोगे तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी परचेस अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, और क्या एंट्री नहीं करी? लिखना कहां था? सेल्स रिटर्न में, तो सेल्स रिटर्न में लिखोगे तो सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट, तो एंट्री क्या घूम जाएगी मालिक? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट। डन। अच्छा, आगे बोलते हैं सेल्स इंक्लूड्स परचेस रिटर्न। ये भाई पक्का बेहतरीन कुछ उच्च क्वालिटी का खा के बैठा है, पक्का सब उल्टा ही उल्टा कर रहा है। सेल में परचेस रिटर्न शामिल कर दिया, बोले क्रेडिट बैलेंस सेम कर दो, क्या अंतर पड़ रहा है? ट्रायल बैलेंस तो टैली हो ही जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसे ही कुछ लग रहा है। ऊपर तेज चल रहा था और यहां पे बिल्कुल बेवकूफ निकला। चलो अब हम ठीक कर देते हैं। सेल्स में परचेस रिटर्न शामिल है बेटा, परचेस का डेबिट बैलेंस, तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है और सेल्स का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डेबिट क्रेडिट तो सही करा उसने, लेकिन गलती क्या कर दी? गलत बुक चुन ली। अब गलत बुक चुन ली तो अपने को ठीक करना पड़ेगा। सेल्स में शामिल है, सेल्स कम कर दो, और कहां लिखो?
सरकार सिंपल बात है, जिस खाते का वो डाटा है उसमें लिखो। क्या नाम है खाते का? हाँ, परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी सरकार? एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। और इस एंट्री के साथ हमारी परचेस और हमारी सेल सही हो जाएंगी। अब ये जो परचेस रिटर्न है ये माइनस होगा परचेस में से टू असर्टेन द नेट परचेस नेट ऑफ रिटर्न, और सेल्स में से माइनस होगा सेल्स रिटर्न टू असर्टेन नेट सेल्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिटर्न। चलो मालिक और पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते क्यों हैं, इसको साथ में लिख लेते हैं ना। चलो लिखता हूं, देखो मैंने थोड़ा सा आपका समय बचाने के लिए हेडिंग तो लिख दी। एंट्री अपन लिखने जा रहे हैं, परचेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न, नाउ रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई करोगे तो क्या एंट्री होगी सरकार? परचेस कम करोगे तो टू परचेस अकाउंट, और जो सेल्स रिटर्न बुक नहीं करा था अब सेल्स रिटर्न बुक करो। सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट कितना है मालिक? 2575। ओके। अच्छा दूसरा क्या था? परचेस रिटर्न सेल में शामिल है, तो सर इसे भी रिवर्स करो। बिल्कुल रिवर्स करेंगे। तो क्या करें सर? सेल्स रिटर्न, हाँ गलत बोल दिया मैंने, फिर से बोल रहा हूं। तो मालिक सेल्स में परचेस रिटर्न शामिल है तो सेल कम करो, सेल बढ़े तो क्रेडिट, कम करेंगे तो डेबिट। टू क्या लिखोगे सरकार? वही खाता परचेस रिटर्न। अब दोस्तों सुनो, आप चाहो तो अपना समय बचाने के लिए दो एंट्री इकट्ठी कर दो। अगर इकट्ठी करोगे तो क्या होगा सरकार? देखो ये चारों खाते एक साथ लिख दो, परचेस में शामिल है, परचेस कम किया तो टू परचेस क्रेडिट कितना? 2575। सेल्स में शामिल है तो सेल्स रिवर्स करना था, सेल्स बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। अच्छा अमाउंट 1725। सेल्स में शामिल क्या था? परचेस रिटर्न। परचेस अगर डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में, तो टू परचेस रिटर्न क्रेडिट 1725, और सेल्स रिटर्न सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, तो क्या आ जाएगा? और आपकी नरेशन हो जाएगी बीइंग सेल्स रिटर्न इन परचेस एंड परचेस रिटर्न इंक्लूडेड इन सेल्स, नाउ रेक्टिफाई। तो आप चाहो तो दो अलग अलग एंट्री पास करो, या आप चाहो तो एक कंबाइंड एंट्री पास कर लो, दोनों में मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है मालिक। चलो अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इस पॉइंट के बाद आपकी परचेस में से 2575 माइनस हो गए और सेल्स में से 1725 माइनस हो गए। ये तो एक बात हो गई। अब जो एक्चुअल परचेस रिटर्न है उसे परचेस में माइनस करो, और जो एक्चुअल सेल रिटर्न है उसको सेल्स में से माइनस करो, तो हमारे पास नेट ऑफ रिटर्न परचेस और नेट ऑफ रिटर्न सेल आ जाएगा। अभी क्या हुआ है सरकार? अभी तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन हुआ है, अब आपको इसको सही अकाउंटिंग करना है। चलो मालिक आगे बढ़ते हैं। गुड्स विड्रॉन बाय मिस्टर XYZ फॉर ओन कंजम्पशन 3500 इंक्लूडेड इन परचेस। मालिक ये तो ड्राइंग है, और ड्राइंग परचेस में थोड़ी आएगा। यानी वो माल जो आप घर ले गए अब वो ट्रेड के लिए क्या अवेलेबल है, लेकिन वो परचेस में शामिल है, और परचेस बंद हो जाता है ट्रेडिंग में। तो परचेस में शामिल वो माल जो ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं है उसे परचेस से अलग करो। तो क्या करोगे? परचेस कम करोगे और ड्रॉइंग डेबिट करोगे। ड्रॉइंग बेसिकली अपोजिट काउंटर ऑफ कैपिटल अकाउंट है। मालिक सुनो ना, कैपिटल अकाउंट इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो ड्राइंग उसका अपोजिट खाता है, सिक्के का दूसरा पहलू है, तो उसका क्या होगा? डेबिट बैलेंस। तो एंट्री क्या घूमेगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस कम करो टू परचेस अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन में क्या जाएगा? बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल कंजम्पशन, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल कंजम्पशन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम परचेस। चलो एंट्री लिख देते हैं। अब जरा चौथा पॉइंट भी देखो। चौथा पॉइंट क्या बोलता है? फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी, यानी आप माल तो लाए थे बेचने के लिए, लेकिन आप बेच तो पाए नहीं, बल्कि आपने उसको फ्री सैंपल में बांट दिया। तो अब बताओ क्या वो ट्रेड के लिए अवेलेबल है? नहीं। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको परचेस में से इसे भी माइनस करना पड़ेगा। तो सरकार ड्राइंग में भी परचेस क्रेडिट हुआ और इसमें भी परचेस क्रेडिट हुआ, तो अलग अलग एंट्री क्यों करूं? इकट्ठी एंट्री कर देता हूं ना। चलो तो इकट्ठी एंट्री करते हैं। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट। अच्छा कितना माल दिया है? 825। तो परचेस में से टोटल अमाउंट जो माइनस होगा वो कितना होगा? 35 और 8 4325। नरेशन क्या जाएगी? बीइंग ड्रॉइंग एंड सैंपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम परचेस अकाउंट। ठीक है मालिक। अच्छा एक पॉइंट क्या था? वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मतलब आज 31 मार्च, यानी वर्ष के प्रारंभ में हमने एक वेजेस पे की थी। काय के ऊपर खर्च की थी? ये प्लांट के इंस्टॉलेशन पर। ठीक है। कितना अमाउंट था?
450, लेकिन उसको शामिल कहाँ रखा? बेजेस अकाउंट में। सरकार ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। भले ही बेजेस रेवेन्यू नेचर खर्चा है, लेकिन अगर ये खर्चा किसी असेट्स के स्थापना पे खर्च हुआ जिसका बेनिफिट हमें एक से ज़्यादा साल मिलेगा तो वो कैपिटलाइज होता है। तो हमें क्या करना होगा? हमें बेजेस कम करना होगी और मशीन को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? मशीन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मशीन एसेट है, बढ़े तो डेबिट, और बेजेस खर्चा है, खर्चा बढ़े तो डेबिट, कम कर रहे हैं क्रेडिट। तो एंट्री घूमेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बेजेस अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन क्या जाएगा? बीइंग बेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स असेट्स नाउ कैपिटलाइज। ठीक है, चलो इतना हमने इन 4 पॉइंट्स में कवर करा। पहला कि परचेस और सेल में परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न गलती शामिल थे, हमने उसको ठीक कर दिया। दूसरा, ड्राइंग की एंट्री कर दी। अच्छा, इसके बाद आपकी ड्राइंग का जो भी बैलेंस था वो 3500 से बढ़ जाएगा। तीसरा, आपका जो एडवर्टीजमेंट में खर्चा हुआ था उसमें ये 825 रुपए और ऐड हो जाएंगे क्योंकि अभी तक शामिल नहीं थे, हमने पास करे। फिर चौथे नंबर पे जो बेजेस था वो 450 से कम होगा और जो आपकी प्लांट मशीन है वो 450 से बढ़ जाएगी। तो इतनी चीजें हमें करना पड़ेंगी। अब आगे देखते हैं सरकार। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%। बैड डेट का प्रोविजन बनाना है। चलो, हमारे लिए जो ट्रायल बैलेंस में डेटा दिख रहे हैं वो आफ्टर बैड डेट है। कैसे पता? समझा चुका हूं, रहने दो। समझा चुका हूं ना? हाँ, और क्या सर, क्यों पका रहा हूं फालतू? तो अब वो जो डेटा आपके ट्रायल बैलेंस दिख रहे हैं उस पर 5% प्रोविजन बना दो। तो क्या जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेकिन ये आगे की बात सुनो, जो लोग पैसे खाएंगे वो पैसे नहीं दे रहे, और जब पैसे नहीं दे रहे तो क्या का डिस्काउंट? तो डिस्काउंट किसको मिलेगा? जो पैसे देंगे। तो पैसे कौन देंगे? जो टोटल में से प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस करने के बाद बचेंगे। अरे भैया, जो डूबने वाला है वो डिस्काउंट किस मुंह से मांगेगा? बोले यार मैं पैसे खा रहा हूं, उसमें डिस्काउंट दे दो ना। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो फिर हम जब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बैड डेट चार्ज करने के बाद बचोगे डेटर माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो अब जो बचे वो कौन है? ये वो लोग हैं जो जल्दी पैसा देंगे या पैसा देंगे और उनको हमें डिस्काउंट देना है। तो ये जो नेट अमाउंट आएगा ना, इस पर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। चलो सरकार, तो डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना है 2.5%। ठीक है। डेप्रीशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीन एट द रेट 15% पर एनम एंड ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। ई का है बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। हाइपोथिकेशन मतलब टेक्निकल गिरवी रखना। अब लेकिन अगर आप अपना स्टॉक दो बैंक के पास गिरवी रखाओगे तो बेचोगे क्या? तो बैंक के पास हम स्टॉक गिरवी नहीं रखते, उसके टाइटल गिरवी रख देते हैं कि हमारी दुकान में जो स्टॉक पड़ा है हम उसको आपके लिए गिरवी रखते हैं, आप उसके बदले में हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दो। तो बैंक आपकी एक लिमिट बना देता है और आप उस लिमिट जितना पैसा बैंक से जरूरत पड़ने पर विड्रॉ कर सकते हो। यानी जितनी आपकी लिमिट है उतना अमाउंट आपके खाते में नहीं भी है तो भी आप बैंक से विड्रॉ कर लोगे। जैसे आपकी लिमिट 10 लाख है और अभी आपके बैंक में 2 लाख रुपए जमा है तो आप 12 लाख रुपए निकाल सकते हो, क्योंकि 2 लाख जो थे वो तो आपके थे ही और 10 लाख की आपको बैंक ने लिमिट बना दी थी जिसको बोलते हैं ओडी या कैश क्रेडिट। तो वो आप 10 लाख रुपए की विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो आज क्वेश्चन क्या बोलता है, ये पूरा जो आपका ओडी लिमिट होती है ये हमेशा डेटर और स्टॉक की सिक्योरिटी पे दी जाती है। ओडी और कैश क्रेडिट हमेशा हमेशा आपके स्टॉक और डेटर्स पर ही अलाउ किए जाते हैं। बेसिकली इट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में अब आपका ये जो स्टॉक है आप उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। ठीक है। जब आप सामान गिरवी रख देते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस गए, जैसे मणप्पुरम गोल्ड लोन गए, तो यहाँ पे आपने अपना सोना गिरवी रखा और पैसे मिले। जबकि जब ये वाले शब्द यूज होते हैं हाइपोथिकेशन, तो इसमें आप सामान गिरवी नहीं रखते बल्कि उसके टाइटल गिरवी रख देते हैं। जैसे मैंने हाउसिंग लोन लिया तो मैं अपना घर गिरवी रख के जाऊंगा, फिर मैं कहाँ रहूंगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, घर में तो मैं रह रहा हूँ लेकिन घर के टाइटल मैंने बैंक को दे दिए, तो उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेशन। तो बैंक को मैंने हाइपोथिकेशन के तौर पर स्टॉक की टाइटल रख दी है और बैंक ने मुझे इसके बदले में ओडी फैसिलिटी दे दी। अब बैंक ओवरड्राफ्ट outstanding as on 31st March 17 has been considered as 80% of the real value of stock। तो 31 दिसंबर को जो आपका बैंक ओडी है वो स्टॉक की रियल वैल्यू के 80% के बराबर है। ठीक है। और आगे क्या बोलते हैं, डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन, और हमने 20% मार्जिन भी किया है। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू ऑफ 80% ऑफ द सेम has been allowed to draw as an overdraft। अब ये क्या बोला है समझना। मैं गया बैंक के पास और बैंक से बोला कि बैंक मुझे लोन दे दो। बैंक बोला ठीक है, क्या गिरवी रख रहा हूं? मैंने कहा अपना स्टॉक गिरवी रख रहा हूं।
ध्यान सुनना बहुत ध्यान से। तो उसने मुझे बताओ कितना स्टॉक है तुम्हारे पास। मैंने कहा यार देखो मेरे पास 1.25 लाख रुपए का स्टॉक है। बैंक बोला ठीक है, हमारी पॉलिसी है कि जितनी वैल्यू का आप गिरवी रखोगे उसका 80% हम आपको अलाउ करेंगे। हमने कहा ठीक है सर। हमने कहा लेकिन 20% का ही काटे। तो उसने बोला भाई जो स्टॉक आपने रखा है बेचने के लिए जरूरी है पूरा बिक जाएगा? हो सकता है पूरा ना बिके, कुछ खराब स्टॉक निकले आपका, कुछ ऐसा स्टॉक निकले जो बिके ही ना। अगर मैंने आपको पूरे स्टॉक की वैल्यू के बदले में फाइनेंस कर दिया तो एक तरह से आपने मुझसे लोन लिया है ये बोलते हुए कि स्टॉक बेच के पैसा आएगा और उसके अगेंस्ट में आपका लोन चुकाऊंगा। अब आपका टोटल स्टॉक में कुछ स्टॉक तो ऐसा होगा ना जो बिकेगा ही नहीं, तो वो माल जो बिकने वाला है ही नहीं उसके बदले में कल मैं लोन दे दूं और फिर तुम मेरे सामने ऐसे बुरा सा चेहरा दिखा के आ जाओ तो कैसे काम चलेगा? ऐसे बुरा सा चेहरा लेके आ जाओ सर माल तो बिक ही नहीं रहा, माल तो बिक ही नहीं रहा, फिर तो मैं आपके टोटल स्टॉक का 80% ही फाइनेंस करूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, अब मजबूरी थी। मैंने कहा ठीक है, मजबूरी में गधे को ही बाप बना पड़ता है, तुम तो बैंक हो, है ना, ठीक है डन। फिर आगे बैंक ने बोला कि अब ये जो वैल्यू है इतना अमाउंट आपको लोन पे मिल जाएगा, लेकिन आपका ये स्टॉक तो रोज ऐसे फ्लक्चुएट होगा। हाँ, तो आपका लोन जो है बैंक का वो भी फ्लक्चुएट होगा। आपकी लिमिट बनी है, आपने पैसे डाले, लिमिट वापस से बढ़ गई, पैसे निकाले, लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, फिर पैसे डाले, लिमिट वापस से बढ़ गई। तो मालिक ये जो सीक्वेंस है ये रोज चलता रहेगा। तो आज जिस दिन हम खड़े हैं वहां पर आपके सामने 2 80% यूज हो रहा है। एक 80% क्या हो रहा है? मार्जिन के लिए। मार्जिन के लिए मतलब बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए टोटल वैल्यू का सिर्फ 80% ही फाइनेंस कर रहा है, लेकिन आज आपने उस 80% का सिर्फ 80% ही यूज कर रखा है। मतलब अरे मतलब आपकी लिमिट थी, ड्रॉइंग पावर थी 1 लाख की, मेरे पास 1.25 लाख का स्टॉक था मान लो, मेरे पास 2 लाख का स्टॉक था मान लो। अब 2 लाख का बैंक ने क्या बोला, अब मेरा स्टॉक मान लो 2 लाख का है, ठीक है, तो 2 लाख का स्टॉक है। मैं गया बैंक के पास, मैंने बोला मेरे पास 2 लाख का स्टॉक है, कितनी लिमिट दे सकते हो? तो बैंक ने बोला 80% लिमिट आपकी। तो ये 1,60,000 आया, ये क्या है? ये बेसिकली है कि आप इतने रुपए तक का ड्रॉइंग पावर रखते हैं। ड्रॉइंग पावर मतलब आपकी लिमिट बन जाएगी इतने अमाउंट की। जरूर थोड़ी कि आप पहली बार में 1,60,000 बैंक से निकाल के भाग जाओगे, वो पैसे निकालोगे अपनी जरूरत के अनुसार और फिर जब पैसा आएगा तो डाल भी दोगे। तो अब आपके 1,60,000 में से अभी आपने बैंक से मान लो 80% पैसा ही निकाला है, तो मालिक आपका ओडी दिख रहा है 1,28,000, 1,60,000 का 80%। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लिमिट थी 1,60,000 की, लेकिन अभी आपने उसका सिर्फ 80% ही यूज किया है, और आपकी जो लिमिट बनी थी वो आपके स्टॉक का 80% थी। तो इसका मतलब बहुत सिंपल हुआ कि आप अगर लिखोगे 1,28,000 तो ये आपकी अलाउेबल डीपी का ड्रॉइंग पावर का 80% है, यानी ये 1,28,000 80 के बराबर है, तो 100 के बराबर क्या, तो 1,28 डिवाइड बाय 80%, तो ये आया 1,60,000। अब लेकिन ये 1,60,000 क्या है? ये सर आपकी डीपी है। अब ये 1,60,000 क्या है? सर ये आपकी डीपी है, वो व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं तुम बोलो व्हाट्सएप वाली डीपी है। डीपी मतलब ड्रॉइंग पावर। अब ये जो ड्रॉइंग पावर निकली थी वो कैसे निकली थी? स्टॉक की वैल्यू का 80%, यानी ये 1,60,000 स्टॉक की वैल्यू का 80% है, तो 1,60,000 डिवाइड बाय 80% किया तो ये आया 2 लाख। यानी आपका स्टॉक 2 लाख का है। इस पूरे क्वेश्चन में इन्होंने स्टॉक की वैल्यू नहीं दी, उन्होंने इनडायरेक्टली आपको स्टॉक की वैल्यू निकालने को कहा है। अब कैसे निकालेंगे समझ में आ रहा है? जो ओडी है वो 80% है डीपी का, और 80% जो डीपी है वो स्टॉक की वैल्यू का 80% है, यानी आपका x इंटू 80% इंटू 80% इक्वल्स टू आज का ओडी है। तो मालिक आपकी जो वैल्यू है ना स्टॉक की, दैट इज x मतलब वो नहीं मालिक, x मतलब x, हाँ x y z, हाँ वही, तो x आपकी स्टॉक की वैल्यू है, उसका 80% क्या आया? आपकी ड्रॉइंग पावर, उसका 80% आपने यूज किया। तो आज जो आपका ओडी है वो x का 80% का 80% है, हाँ वो आपका 80 का 80 है। तो तुसी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो तो अब आप ढूंढो आपका ओडी क्वेश्चन में कितना दिया है, क्योंकि अगर आपको वो मिल गया तो आप स्टॉक निकाल लोगे। तो मालिक ये मिला ओडी, हाँ, तो ओडी है 80,000 एंड दैट इज इक्वल टू 80% ऑफ डीपी, तो 80,000 डिवाइड बाय 80%। अब ये जो आया 1 लाख ये आपके स्टॉक का 80% है, क्योंकि आपका बैंक स्टॉक की वैल्यू का सिर्फ 80% ही फाइनेंस करता है, तो डिवाइडेड बाय फिर से एक बार 80% करो, तो ये आया 1.25 लाख। तो 1.25 लाख रुपए का आपका स्टॉक था जिसका 80% आपकी डीपी बनी, और आपने उसका 80% अभी विड्रॉ किया है। तो मालिक आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल के आएगा 1,25,000, और सिर्फ इस एक्टिविटी के लिए आपको क्वेश्चन देगा 2 मार्क्स। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो आपका स्टॉक कितना है? 80,000 इंटू
100/80 मतलब 80%, डिवाइड किया, फिर से एक बार और इंटू 100/80%। परसेंट क्यों कर रहा हूँ मैं यार, हप परसेंट के चक्कर में तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई करें, तो इंटू 100/80 इंटू 100/80 इक्वल्स टू, अरे वो ये आएगा सर, कितना पका रहे हो, 1,25,000। यस दोस्त, 1,25,000। अब ये 1,25,000 का स्टॉक आएगा कहाँ पे सर? एक तो आएगा क्लोजिंग स्टॉक आपकी ट्रेडिंग में, और दूसरा आपकी एसेट है बैलेंस शीट में। तो चलो मालिक, बैलेंस शीट में और आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक छापते हैं। बैलेंस शीट में स्टॉक ये आ गया 1,25,000। अच्छा एक बात सुनो मेरे बच्चों, मैंने क्या किया, चूंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी था और मुझे इसको लिमिटेड टाइम में कवर करना था, तो वो सारे डाटा जिनका एक ही फैक्ट था, यानी ट्रायल बैलेंस उठाओ और पेस्ट कर दो, वो मैंने पहले ही भर दिए, ताकि जिन पे मुझे फोकस करना था और आपका फोकस करवाना था, जिस पे आप कंसंट्रेट करेंगे, सिर्फ वही मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। बाकी जो सिर्फ फॉर्मेलिटी थे, प्रोसेसिंग वाला पार्ट था, उठाओ लिख दो, उठाओ लिख दो, उठाओ और लिख दो, वो मैंने पहले लिख दिए। ठीक है, तो मैं जैसे कैश लिख चुका हूँ, अपन ने पढ़ा था, बैंक लिख चुका हूँ, प्रीपेड रेंट लिख चुका हूँ, ये सब मैं पहले लिख चुका था, क्रेडिटर लिख चुका था, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख चुका था, और ओडी लिख चुका था, क्योंकि ये सब आपको उठा के बस फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। तो मैंने कहा पहले मैं कर दूं। चलो, तो 1,25,000 का स्टॉक बैलेंस शीट में लिख दिया, और 1,25,000 का स्टॉक मैंने ट्रेडिंग में लिख दिया। तो मालिक मैंने ये वाला पॉइंट तो कवर कर लिया। अब एक एक करके हमने ये पॉइंट नंबर 1 2 3 4 जो करे थे, इसका इंपैक्ट खातों में दें, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ क्या करी है, करेक्शन एंट्री करी है, ड्राइंग की एंट्री कर ली, तो अब इसकी वैल्यू क्या बची वो देखना पड़ेगी। हाँ, तो चलो लो, ये आ रहा है आपका कैलकुलेशन ऑफ नेट परचेस। एज पर बुक्स कितना था, तो सर इट वॉज ₹160,000। ठीक है, अच्छा अब आपकी जो 160,000 का स्टॉक था, इसमें शामिल क्या था सर? सबसे पहले तो गलती से सेल्स रिटर्न, हाँ, जिसकी आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री करी थी, हाँ मालिक, 2575। फिर एक सेल्स के अंदर शामिल था परचेस रिटर्न, तो जब आपने ठीक करा तो आपने एक परचेस रिटर्न खाते को जन्म दिया, अब उसे बंद करो। और परचेस रिटर्न को बंद कहां करते हैं सर? परचेस से एडजस्ट करते हैं, तो माइनस लो, एरर ऑफ कमीशन होने वाला था अभी 1725। फिर इसके अलावा अपने XYZ साहब ने जो माल घर ले गए कंजम्पशन के लिए, अब वो परचेस में नहीं आएगा क्योंकि वो ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं है, और जो माल एडवर्टीजमेंट में दे दिया एज ए सैंपल, वो भी हटाओ। तो ये आया आपका नेट परचेस जो आपके ट्रेडिंग में जाएगा। बताओ भैया, ठोको ताली। हाँ, अच्छा अमाउंट कितना आया, चलो देखते हैं सरकार। 1,60,000 माइनस 2575 माइनस 1725, फिर इसके बाद माइनस 3500 और माइनस 825। तो नेट परचेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी दैट विल बी 151। तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस 151,375। सिमिलरली सेल्स में भी बहुत उतापे थे, चलो तो सेल्स के उतापे भी निपटाएं। बताओ भैया, सेल कितनी दी थी मालिक? सेल दी थी 215,300। अब इसमें माइनस करो, कौन सा? वो जो सेल में शामिल था गलती से परचेस रिटर्न, हाँ, दैट इज 1725। और जो आपकी एक्चुअल सेल्स रिटर्न हुई है वो भी माइनस करना पड़ेगी, जो आपकी गलती से परचेस में शामिल थी, जो आपने ठीक करी थी। हाँ सर, तो 2575। तो मालिक सेल्स 215,300 माइनस 1725 माइनस 2575, तो ये आता है 2,11,000। और ये चिपकाया हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, सेल्स नेट ऑफ रिटर्न। इसके अलावा आपकी किताब में ऑलरेडी पहले से कितनी ड्राइंग है चेक करो जरा। तो मालिक आपकी किताब में पहले से 8,000 की ड्राइंग है, और अभी भी आपने 3,500 की ड्राइंग और करी, तो आपकी टोटल ड्राइंग एज पर बुक्स 8,000, और ऊपर जो आपने एंट्री पास करी 3,500 की, तो टोटल ड्राइंग हो गई 11,500। अच्छा अब ये तो बताओ मालिक, ये 11,500 की ड्राइंग जाएगी कहाँ सरकार? ये जाएगी कैपिटल में एडजस्ट होने। तो चलो बैलेंस शीट में कैपिटल वाले कॉलम में लिख देते हैं ड्राइंग, ओपनिंग कैपिटल 11,500 और ड्रॉइंग, तो मालिक लिख देते हैं कैपिटल ओपनिंग कितनी है 65,000 और ड्राइंग 11,500। अब बस इसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट, तो अपनी आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। एक लास्ट एडजस्टमेंट और था, काय का? बेजेस का। हाँ सर, बेजेस आपकी थी एज पर ट्रायल बैलेंस, इसमें शामिल थी 450 की बेजेस, जो आपने वहां से विड्रॉ करके प्लांट एंड मशीन में एक्यूमुलेट कर दी। तो यहां से माइनस करो, तो 12,165 माइनस 450, तो अब बची
11,715 और आपकी जो प्लांट मशीन है, प्लांट मशीन कितनी थी 19,550 बिफोर रेक्टिफिकेशन एंट्री, क्योंकि रेक्टिफिकेशन एंट्री तो हमने पास करी है, तो 19,550 450 जो हमने गलत कर दी थी एंट्री, अब हमने ठीक कर ली, तो अब हमारी कॉस्ट हो गई है 20,000। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन ने बोला भी है, देखो डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट मशीन एट 15%, तो 20,000 का 15% मालिक ये होता है 3,000। तो मालिक आपकी WDV कितनी आ गई सर 17,000 WDV है। ये कहाँ जाएगी बैलेंस शीट में मालिक। अच्छा, व्हाट अबाउट द फर्नीचर, उसके पास में ही होगा, हाँ तू मेरे आसपास है 10,250। तो फर्नीचर कहाँ होगा सरकार, वही प्लांट मशीन के आसपास, तू मेरे आसपास है, तू मेरे साथ भी है, हाँ 10250। और इस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है सरकार 10%, तो 10250 को 10%, 10250 माइनस 10%, WDV आ गई 9225। 9225 फर्नीचर और 17,000 आपकी मशीन, तो क्लोजिंग WDV आ रही है 26,225। अपन ने पहले बोला है एक काम उठाओ तो घर तक छोड़ के आओ, तो ये 26,225 यानी WDV, इसको चिपकाते हैं बैलेंस शीट में 26,225 और डेप्रिसिएशन चिपकाते हैं यस P&L में। तो डेप्रिसिएशन आया था 3 और 1 4 4025। तो मालिक देखो अब हमने वेजेस को डील कर लिया, गुड्स विड्रॉन भी यूज हो गया, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की जो गलत एंट्री थी उसको ठीक कर लिया और रिस्पेक्टिव परचेस और सेल में माइनस भी कर दिया रिटर्न। ठीक है, अब फ्री सैंपल 825 रुपए के बांटे और आपके इसी ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट 3350 है। ये एंट्री तो हमने अभी भी करी, यानी इस 3350 में 825 शामिल नहीं है, तो आपका करेक्टेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना होगा टोटल, तो 3350 प्लस 825 4175। और ये कहां पे आएगा मालिक, ये आएगा आपके P&L में, तो 4175। तो मालिक इस एंट्री के साथ आपके एडजस्टमेंट्स में एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। अब बचा है सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 5, और एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो मालिक कुछ मैंने बना के रखा है, देखो बैड डेट खाता, ट्रायल बैलेंस के अनुसार आपका बैड डेट कितना था, ट्रायल बैलेंस के अनुसार आपका बैड डेट था 1100, ये लिख दिया। ट्रायल बैलेंस के अनुसार आपका ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 3200 और ट्रायल बैलेंस के अनुसार आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस था 1375। तो मैंने 3 छोटे छोटे QT5 खाते बनाए, एक बैड डेट, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट और एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में जैसे मैंने बैड डेट देखा तो इससे क्लियर हो गया कि अभी तक आपने बैड डेट बुक तो करा है, चार्ज नहीं किया है। और चार्ज कहां से करोगे, तो आंसर बहुत सिंपल है, अगर प्रोविजन नहीं बनाते तो P&L पर, और अगर मैंने व्यवस्था कर रखी है फिर तो व्यवस्था से एडजस्ट करेंगे ना यार, कैसी बातें कर रहे हो सर। तो बैड डेट राइट ऑफ करो, बैड डेट राइट ऑफ करोगे तो खर्चा खाता बंद हो जाएगा, खर्चा खाता खोला तो डेबिट, आज बंद कर रहे हो क्रेडिट, और जिस व्यवस्था से इसको एडजस्ट कर रहे हो व्यवस्था कम हो जाएगी, व्यवस्था समझ रहे हो ना, हाँ। तो व्यवस्था जब बनाई थी तो क्रेडिट, कम करोगे तो डेबिट, तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट क्रेडिट। तो प्रोविजन खाते में लिखा टू बैड डेट कितना 1100, तो बैड डेट में क्या आ गया बाय प्रोविजन, और इस एंट्री के साथ बैड डेट खाते का नामो निशान और इस एंट्री के साथ बैड डेट खाते का नामो निशान मिटा दिया गया। अब प्रोविजन खाते में 3200 का बैलेंस था जिसमें से आपने 1100 यूज कर लिया। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस 5% मेंटेन करना है डेटर पे, तो बताओ भैया डेटर कितने हैं अपने, तो मालिक डेटर मिलेंगे ट्रायल बैलेंस में और वो थे 1,20,000। अब 1,20,000 का 5%, 10% होता है 12,000, आधा हो जाएगा 6,000, तो 6,000 का आपको क्लोजिंग प्रोविजन मेंटेन करना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि आप तो जो क्लोजिंग है उसको पहले लिख दो और बिना जज्बाती हुए खाते को बैलेंस करो, बैलेंसिंग फिगर में आपको मिल जाएगा कि इस साल के लाभों पर कितना प्रोविजन चार्ज होगा। तो वो आ गया 7,100 माइनस 3,200, 3,900 रुपीज। कहां चार्ज करोगे बाय P&L। अब अगर P&L में 3,900 चार्ज करोगे तो P&L में क्या जाएगा डेबिट में 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट 3,900 रुपीज। और आखिर में आपके डेटर कितने थे सरकार 1,20, और आपको क्या लग रहा है
कि इसमें से 6000 तो अपने खा के भाग जाएंगे। हाँ सर, तो भैया जो पेमेंट करेगा वो है 1/14। तो जिनको डिस्काउंट देना पड़ सकता है वो ये लोग हैं, जो खा जाएंगे उनको क्या डिस्काउंट, है ना। तो 1,14,000 पे आपको प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट का, एंड दैट इज 2.5%। तो मालिक 1,14,000 का 2.5% ये होता है मालिक 2850। अब आपको 2850 का प्रोविजन मेंटेन करना है डिस्काउंट का। इस पूरी ट्रायल बैलेंस में कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं मिला, तो जो ओपनिंग प्रोविजन पड़ा था वो एज इट इज अनयूटिलाइज पड़ा है, नल्ला पड़ा एकदम, कुछ यूज ही नहीं करा आपने उसका, तो वो पूरा क्लोजिंग के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। और जितना बच रहा है बैलेंस, बस उतना पैसा आपको इस साल के लाभों पर चार्ज करना है। तो मालिक इस साल के लाभों पर बैलेंसिंग फिगर निकाल दो बाय P&L अकाउंट। तो 2850 माइनस 1375 एंड इट कम्स टू 1475, और ये आएगा आपके P&L के डेबिट में। तो मालिक इस पॉइंट के साथ आपके सारे एडजस्टमेंट पॉइंट के काम हो गया तमाम। आपको पता है 90% क्वेश्चन तो एडजस्टमेंट पॉइंट होता है और सिर्फ 10% होता है फॉर्मेलिटी। ट्रायल बैलेंस उठाओ और चिपकाओ, उठाओ चिपकाओ, और वो मैं पहले चिपका चुका हूं। तो देखो मैं ऑलरेडी आपको बैंक कोडी बैलेंस शीट में लेके जा चुका हूं, कैपिटल में लेके जा चुका हूं, ड्राइंग हमने अभी ठीक कर ली, परचेसेस हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग में लिख दिया, एडजस्टमेंट के बाद रिटर्न के बाद। फिर हमने ओपनिंग स्टॉक लिखना है 32250। सर देखो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। जिनका कुछ नहीं करना था, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना था, वो मैंने पहले छाप दिया। तो ओपनिंग स्टॉक छाप दिया ट्रेडिंग में, ओपनिंग स्टॉक तो मैंने छाप ही दिया। अब चलो बेजेस, सरकार बेजेस हमने डील कर लिया। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मालिक हमने अमाउंट तो कैलकुलेट कर लिया, P&L में चार्ज कर लिया, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं लिखा। तो लिखो ना बैलेंस शीट में, तेज चल रहे हो जबरदस्ती, हाँ ज्ञान बांट रहे हो और खुद नहीं कर रहे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा दीदी, है ना। हाँ, तो 1,20,000 माइनस 6,000 का प्रोविजन माइनस 2850 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब आ जाएगी बैलेंस शीट वैल्यू 1,20 माइनस 6,000 माइनस 2850, तो ये आता है 11,1150, 1,11,150। हाँ मालिक, आपका 99% क्वेश्चन हो चुका है, बस फॉर्मेलिटी के सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। तो देखो डेटर लिख दिया सर, प्रोविजन फॉर बैड डेट लिख दिया। अच्छा, क्रेडिटर में तो कुछ था नहीं, तो मैंने पहले चिपका दिया था 47,500। बैड डेट, हाँ सर प्रोविजन से राइट ऑफ हो चुका है, ओके। बैड डेट रिकवर्ड, ओहो कोई पॉइंट मिला क्या इसका, और समझा तो मैंने पहले ही दिया था, ये मैं ऑलरेडी P&L में क्रेडिट कर चुका हूं। सैलरीज 22,550 और उसके लिए लिखा है सैलरी पेबल, यानी ट्रायल बैलेंस में सैलरी पेबल दिख रहा है, मतलब हम सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब मालिक ये जाएगा P&L में और ये जाएगा बैलेंस शीट में। तो 22,550 ये मैंने लिख दिया ऑलरेडी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख दी 2,450। सिमिलरली प्रीपेड रेंट आपकी एसेट है, ये चला गया बैलेंस शीट में, और जो रेंट था वो चला गया आपके P&L में। तो 4,300 P&L में आ गया, और प्रीपेड रेंट 300 ये आ गई आपकी बैलेंस शीट में। फिर कैरेज इनवर्ड मैं लिख चुका हूं, और कैरेज आउटवर्ड 1,350, कैरेज इनवर्ड और 1,350 कैरेज आउटवर्ड, ओके। और आगे, हाँ जी, सेल्स मैंने लिख दी है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अब मैंने ठीक कर लिया है, और लाभ हम चार्ज भी कर दिया है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो मालिक ये लिखा 1,250 प्रिंटिंग स्टेशनरी। फिर कैश एट बैंक और कैश इन हैंड ये भी लिख दिया मैंने बैलेंस शीट में। हाँ, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 3,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पूरे क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कहीं कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर मैंने माना कि जितना पे किया उतना ही ड्यू हुआ, इसलिए पूरे के पूरे 3,000 आपने लाभों पर चार्ज कर दिए। तो मालिक इस तरह से हमने सब चीज़ें कर ली हैं। अब बस फॉर्मेलिटी के लिए बैलेंसिंग फिगर में जीपी निकालना है, जीपी से निकलेगा एनपी लेके जाऊंगा मैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट टैली। चलो जल्दी से, 2,11,000 की सेल, 1,25 का स्टॉक, माइनस 3,2250 माइनस 151,375 माइनस 11715 माइनस 1,125, तो जीपी आ रहा है 139, और ये जीपी लेके जाएंगे अपन P&L में, जिसमें 450 रुपये ऐड करना है BDR के। BDR मतलब बैड डेट रिकवर्ड 139985 टोटल, माइनस 4175 माइनस 3900 माइनस 1475 माइनस 4025 माइनस 2250 माइनस 4300 माइनस 1350 माइनस 1250
माइनस 10160 माइनस 3000, तो ये आता है 83,800 नेट प्रॉफिट। और ये कहाँ ऐड हो जाएगा मालिक, ये हो जाएगा आपके कैपिटल में। तो अब 83,800 नेट प्रॉफिट प्लस ओपनिंग कैपिटल 65,000 माइनस 11,500, तो ये आता है 137,300। और आपकी बैलेंस शीट इज बाउंड टू बी टैलीड, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा नहीं है बात के लिए। चेक करते हैं, 137,300 प्लस 80,000 का बैंक ओडी प्लस 47,500 के क्रेडिटर प्लस 2450 का आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये टोटल आ रहा है मालिक 267,250। और इसमें माइनस करें 26,225, 1450, 3125, 300, 125, 111150। एब्सोल्युटली डन, परफेक्टली ये क्वेश्चन हो गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बॉस डिजर्व करता था कि इसको आप कम से कम 2 बार ट्राई करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। यानी इंस्टीट्यूट को जब भी इस चैप्टर से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछना होगा तो वो यही पूछेंगे। और चूंकि वो आरटीपी में दे चुके हैं, इसका मतलब ये तय है कि ये कभी भी एग्जाम में आके गिरने वाला है, कभी भी बस विस्फोट होने वाला है, धड़ाम करके गिरेगा, बोले मैं आ गया, सीरियसली सरप्राइज। तो अपन बोलेंगे क्या सरप्राइज, हम तो पहले कर चुके हैं, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम, ले 20 नंबर दे के जा पूरे। तो इस क्वेश्चन को एक बार और एटलीस्ट पूरी शिद्दत से करके देखना, और फिर जहां जहां अटको उसको अंडरलाइन कर लेना, ताकि एग्जाम टाइम में बस वो अंडरलाइन जहां पे करिए उसको देख के जाएंगे कि ये गलतियां मैं एग्जाम में नहीं करूंगा। तो मालिक इस क्वेश्चन को एक बार तो इज्जत से कर लेना, और एग्जाम से पहले अपनी सारी गलतियां देख के जाना। मालूम हम लोग अपनी जो नॉर्मल क्लासेस चलाते हैं उसमें जब टेस्ट लेते हैं तो एक बहुत बढ़िया काम करते हैं, जितने टेस्ट लेते हैं उन सब की कॉपीज बच्चों को देने के बाद बोलते हैं कि अपनी अपनी गलतियां हाईलाइट करो और उसकी एक बनाओ गलतियों की कॉपी। तो मालूम है हम लोग अपनी क्लास में जब टेस्ट लेते हैं बच्चों के तो उनको एक कॉपी बनाने को बोलते हैं, वो बनाने को नहीं बोलते, हम देते हैं और बाकायदा उसको रेगुलरली चेक करते हैं। ऐसी कुछ होती है वो गलतियों की कॉपी, है ना, गलतियों की कॉपी। और इस कॉपी में बच्चा अपने साल भर जितनी गलतियां करता है, जितने सिलेबस के दौरान गलती करता है, वो सब लिख लेता है। अब हम क्या बोलते हैं मालूम है, एग्जाम की रात को कुछ भी नया मत पढ़ो, बस ये कॉपी खोलो बॉस, और बस कसम खाते जाओ हर पेज पढ़ते पढ़ते कि कल मैं ये गलती नहीं करूंगा, कल मैं ये गलती नहीं करूंगा। अब आप सोचो, आपको पता है कि ये 80 गलतियां हैं जो मुझे कल नहीं करनी है। बिलीव मी, जो आपको आता है वो तो आता ही है, और आपको ये पता पड़ गया कि ये मुझे कल गलत नहीं करना है, तो अकाउंट्स में 90 से कम नहीं आते। और शायद यही रीज़न है कि मेरे बच्चों के सीए जैसे कोर्स में 100 आउट ऑफ 100 आ चुके हैं, 99, 98, 97, मतलब ढेर। इस अटेम्प्ट में जो नवंबर 19 था उसमें 97 मार्क्स आए थे, और जब कॉपी मंगवाई तो वो कॉपी में भी मिस्टेक उनकी थी, गलत उन्होंने करा था। तो मालिक 97 मार्क्स इसी अटेम्प्ट में आए थे। तो बिलीव मी, आप बस अपनी गलतियों को पहचान लो। और ये गलतियां कैसी हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, एकदम सिली। तो उन सिली मिस्टेक्स को अगर आपने ओवरकम कर लिया तो आपके 100 में से 100 भी आते हैं। और अगर आपने 90 का भी किया तो 90 आएंगे। मैंने आपको कल ही बताया था कि भैया 100 के बजाय 80 करो, लेकिन 80 ऐसे करो कि सामने वाले को चैलेंज दे के आओ कि बॉस मैंने 80 करें, तो इसमें 79 दे के बता। बॉस चैलेंज दे के आओ उसको कि बॉस मैंने 80 करें, और दम हो तो 79 दे के बताओ। पक्का इतनी दम लाओ बस, जरूरी नहीं है कि पूरा 100 का करना है, ठीक है।